हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर, आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आई हूं। इससे पहले मैं आपको 250 क्वेश्चंस करा चुकी हूं। आज ये आपका 251वां क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। ओके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको HSSC के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कराए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो के बाद उसको ज़रूर देख लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बस 5 सेकंड का टाइम दूंगी। क्विज है ये, एक तरीके से आप अपने मन में एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, और एंड में जिसको सही लगे वो अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस बेसिक से लिए हैं मैंने आपके स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो देखते हैं, एग्रीकल्चर शब्द में एग्री किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन A, B, C या D क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से सोचिए मन में और आंसर दीजिए। चलिए, आंसर होगा इसका लैटिन। जो एग्री शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ अधिक होती है? तो झूम खेती कहाँ अधिक होती है इनमें से? ऑप्शन A, B, C या D क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर राज्यों में। जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे कि ये नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो उस साइड के राज्य हैं सारे, वहाँ पर झूम खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, जो वन होते हैं ना उनको जला दिया जाता है और कुछ समय तक वहाँ पर खेती की जाती है, जब तक कि उनकी जो उर्वरता होती है ना वो समाप्त ना हो जाए। और यदि उनकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कहीं और के वन जला दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर खेती स्टार्ट कर देते हैं। पता चल गया झूम खेती क्या होती है? ओके, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 253 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रबी की फसलों को कौन सी फसल कहते हैं? तो देखिए, रबी की फसल को और कौन सी फसल कहते हैं, जल्दी से बताइए। 253 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए बता देती हूँ मैं, इसका आंसर होगा शीतकालीन फसल। अब आपको पता है जो रबी की फसलें होती है उन्हें शीतकालीन फसल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो जो ठंडी का मौसम स्टार्ट होता है ना तब बोई जाती है, जैसे कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती है, और उसके बाद गर्मियों में ये काट भी ली जाती है। इसलिए इन्हें रबी की फसलों को शीतकालीन फसलें भी बोल देते हैं। ओके, ऐसे ही जो खरीफ की फसलें होती है उन्हें ग्रीष्मकालीन फसल बोला जाता है, क्योंकि उन्हें गर्मियों में बोया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, रबी की फसलों को कब बोया जाता है? तो रबी की फसलों को कब बोया जाता है? अभी हाल ही में मैंने आपको पीछे बताया, जब बताया कि उन्हें शीतकालीन फसल भी कहते हैं। तो कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच रबी की फसलों को बोया जाता है। खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती हैं? मैंने आपको बताया था रबी की फसल कब बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जब मानसून स्टार्ट होता है, गर्मियों में बोई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा जून जुलाई में उगाई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर में, जब रबी की फसल को बोने का टाइम होता है तो उसका कटाई का टाइम हो जाता है। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे मंथ। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चलिए 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 जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है बस आपके पास। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा सरसों। जो चावल है, मक्का है, ज्वार है, ये सारी की सारी खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल है। मैं आपको बाकी कुछ खरीफ की फसलों के नाम और बता देती हूँ। देखिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, पटसन, जूट, अरहर, तंबाकू, सोयाबीन, ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जायद की फसल कौन सी नहीं है? अब देखिए, 3 तरह की फसलें होती है ऋतुओं के आधार पर, रबी की, खरीफ की, जायद की। जो जायद की फसलें होती है ना वो ज़्यादातर कौन सी होती है? चलिए आंसर दीजिए इसका। 258 का आंसर क्या होगा? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा चना। जायद की फसल इनमें से चना नहीं है, बाकी तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सारी की सारी जायद की फसल है। देखिए, जायद की फसल ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 ही याद रखनी है आपको। ये ऐसी ऐसी जायद की फसलें होती है जो रसदार और बीज वाली होती है, जैसे कि खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये सब, ककड़ी, ये सारी की सारी जायद की फसलों में आती है। और सिर्फ सब्जी पूछ ली जाए तो वो भी जायद की फसलों में आती है। तो ये ज़्यादातर जो ये
आप फ्रूट्स वगैरह ये बीज वाले और रसीले होते हैं ना, इनको बोल देते हैं जायद की फसलें, बीजों वाले जो होते हैं। मृदा को अपरदन से बचाने हेतु कौन सी फसल बोई जाती है? तो मृदा को कटाव से बचाने के लिए, मृदा अपरदन से बचाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा मूंग। अपना स्कोर साथ साथ काउंट करते रहिएगा, एंड में सबको स्कोर टाइप करके जाना है कितना है सबका स्कोर। तो मृदा को अपरदन से बचाने के लिए मूंग की फसल बोई जाती है। मूंग के साथ साथ उड़द की फसल भी ऐसी होती है जो मृदा को अपरदन से बचाने के लिए बोई जाती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताती रहूंगी ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे कहीं भी। हरी खाद फसल किसे कहते हैं? तो जल्दी से बताइए, हरी खाद फसल किसे कहते हैं? क्या होगा 260 का आंसर, ए बी सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा संदैचा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। संदैचा को हरी खाद फसल भी कहते हैं। सब अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा, एंड में टाइप करके जाना है स्कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से नकदी फसल कौन सी है? तो इनमें से नकदी फसल कौन सी है? 261 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी या फिर ई? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी नकदी फसलें हैं, जैसे कि कपास, आलू, गन्ना, तंबाकू। अब देखिए नकदी फसल का क्या मीनिंग होता है। जो नकदी फसल होती है ना, वो व्यापार के लिए बोई जाती है मेनली, तो मतलब बेचने के लिए। ओके, जैसे अब कपास है, कोई बोएगा सारी रखे तो गानी उसको बेच देगा। आलू, गन्ना, तंबाकू, कुछ चीजें अपने पास रखकर लोग बेच देते हैं। इसको जो व्यापार के लिए जो फसलें बोई जाती है ना, उनको हम नकदी फसलें बोलते हैं। ठीक है। इनमें द्विवर्षीय फसल कौन सी है? अब देखिए द्विवर्षीय फसल क्या होती है? जो साल में 2 बार बोई जा सकती है। तो ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर 262 का, ए बी सी या डी? बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए टाइम अप होता है। मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा चुकंदर। जो चुकंदर है ना, वो द्विवर्षीय फसल है, यानी कि उसको साल में 2 बार बो सकते हैं। एक वर्षीय फसल कौन सी है? जो साल में एक ही बार बोई जाती है, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सारी की सारी एक वर्षीय फसल है। और एक फसल होती है रिजका, जिसको बोलते हैं बहुवर्षीय फसल, यानी कि इसे साल में कई बार बोया जा सकता है। चावल भारत की सर्वाधिक कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत पर बोई जाती है? तो भारत में जो चावल बोया जाता है वो सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि के भाग पर बोया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा 25%, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चावल भारत की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि के 25% पर बोया जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा भाग पर बोया जाता है ना, वो चावल ही बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उगाने के लिए औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? अब औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? आपको पता है चावल उगाने के लिए थोड़े ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए जो औसत जो वर्षा मांगी है वो लगभग 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, वैसे तो 75 सेंटीमीटर भी चल जाती है। 75 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में 75 से लेके, अगर ऑप्शन में 150 ना हो तो 75 से लेके 100 तक, 100 ऑप्शन में हो तो भी आप मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 265 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ उत्पादित होते हैं? अब आपको ये जो नंबर 1 स्टेट है ये याद रखनी है, जैसे कि मैग्नीज में नंबर 1 कौन सी स्टेट है, कोयले में नंबर 1 कौन सी है, चावल में नंबर 1 कौन सी है, गेहूं में नंबर 1 कौन सी है। जो ये मेन चीज़ें हैं वो तो आपको याद रखनी ही है। तो आई होप सबने आंसर दे दिया होगा, सोच लिया होगा अपना आंसर। क्या है इसका आंसर? तो 265 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादित होते हैं, और भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, नंबर 1 पर चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो अब आपको पता है जो हरियाणा भी है वो जैविक खेती पर काफ़ी जोर दे रहा है, तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 266 का आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा एगोरा और नीलहरित शैवाल, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों ही इसके आंसर हो गए। ये दोनों ही एगोरा और नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग
किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है इनमें से? प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, वसा होती है या खनिज होता है? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है बस आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। 6 से 7% प्रोटीन होता है, 76% कार्बोहाइड्रेट होता है, 2.5% वसा होती है और लगभग 1.1% खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चावल का कटोरा इसमें से किसे कहा जाता है? A, B, C या D? जल्दी से आंसर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको। चावल का कटोरा, धान की खेती, ये सब अच्छे से पता होने चाहिए। तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? 268 का आंसर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। 269 का आंसर क्या होगा? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में कटक भी आ सकता है उड़ीसा ना आकर, तो आपको कटक मार्क करना है। धान की कौन सी किस्म अधिक उत्पादकता देती है? तो धान की कौन सी किस्म अधिक उत्पादकता देती है इनमें से? आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा लूना। धान की जो लूना किस्म है वो अधिक उत्पादकता देती है। बाकी सारी किस्में भी है, धान की डाल रखी है मैंने, साकेत, गोविंद, जया। किस्मों के ऊपर अलग से वीडियो लेके आएंगे एक दिन, जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में ना होगी, ट्रिक्स के माध्यम से होगी। ओके, जो किस्मों की जो वीडियो होगी वो क्वेश्चंस की, जब क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो जाएगी तब आपकी अलग से करेंगे। एक तो किस्में और एक रोग एक्सेट्रा। रोग के क्वेश्चंस मैं फिर बीच बीच में डालती रहूंगी ताकि आपको कुछ तो याद हो। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति थी, यानी कि छोटे जो चावलों की प्रजाति थी वो पूछी है इसमें। तो क्या होगा इसका आंसर? जया। ओके, बोनी प्रजाति कौन सी थी? जया। ये सारी भी चावल की प्रजाति हैं। अब देखिए, कांची, विजय, माही, सुगंधा, ये भी चावल की प्रजाति, लेकिन बोनी प्रजाति कौन सी है? जया। कौन सा विटामिन धोने पर नष्ट हो जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो धोने पर नष्ट हो जाता है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। तो इसका आंसर होगा विटामिन B1। तो जो विटामिन B1 होता है वो धोने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गोल्डन राइस की किस्म सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अब जो गोल्डन राइस की किस्म होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें से, यानी कि कौन सा विटामिन पाया जाता है गोल्डन राइस की किस्म में? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, A, B, C या D। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा विटामिन A। जो गोल्डन राइस की किस्म होती है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में बोनेपन के जीन का क्या नाम है? अब आपको गेहूं के बोनेपन के जीन का नाम भी याद रखना है, पीछे में वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, और चावल में बोनेपन के जीन का नाम भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए 5 सेकंड हो चुकी हैं, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा DG वू, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो DG वू होता है वो चावल में बोनेपन के जीन का नाम है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम सबको याद रखने हैं, खासकर चावल के, गेहूं के और जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम भी मैं आपको साथ साथ कराती रहूंगी, और अलग से भी इसकी वीडियो लेके आऊंगी साइंटिफिक नेम की, जो मेन चीज़ें हैं उन सभी के। तो चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? सबने आई होप आंसर दे दिया होगा। ओराइजा सताइवा चावल का वानस्पतिक नाम है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो जल्दी से आंसर दीजिए 276 का, कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है इनमें से? ऑप्शन ए, B, C या D? चलिए आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है टिटिकम एस्टिवम। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम सबको याद रखना है, टिटिकम एस्टिवम। ओके, फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 277, गेहूं में कौन सा प्रोटीन अधिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन जो हरियाणा का एग्जाम होता है, एसआई का, फीमेल एसआई का एग्जाम था जो 2018 में दिसंबर में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन एज इट इज। गेहूं में कौन सा प्रोटीन अधिक पाया जाता है इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 277 का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है ग्लूटीन, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना है आपको। ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में। सूजी कौन से गेहूं की बनाई जाती है? तो सूजी कौन से गेहूं की बनाई जाती है इनमें से? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 278 का क्या आंसर होगा? जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है मैक्रोनी गेहूं। जो सूजी बनाई जाती है ना, वो मैक्रोनी गेहूं की बनाई जाती है। जहाँ पर सिंचाई कम होती है, इस टाइप के गेहूं वहीं बोए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ भाग में। और इन्हें सख्त गेहूं भी बोला जाता है, इसलिए इनकी सूजी बनाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? 5 सेकंड का टाइम आपके पास बस। चलिए टाइम अप होता है। आई होप जिसको आता था उसने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है गेहूं। जो हरित क्रांति हुई थी उसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर ही पड़ा था। और हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। नाम याद रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक थे बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग पूरा नाम था उनका। इनमें कौन सा गेहूं का रोग है? तो इनमें कौन सा गेहूं का रोग है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 280 का ABCD या E? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा A और B दोनों, यानी कि रस्ट और करनाल बट दोनों ही गेहूं के रोग है। देखिए दोनों के पीछे पीछे टे आ रहा है, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि जो दोनों के पीछे टे आ रहा है वो दोनों के दोनों गेहूं के रोग है। ओके, रस्ट के पीछे भी टे है और करनाल बट के पीछे भी टे है। आइसोप्रोयूरोन क्या है? अब इस टाइप के नाम जो आते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। नाम देखकर ही आप समझ गए होंगे। इस तरह की जो भी चीज़ें आती है मेनली, वो तो या तो शाकनाशी मिलते हैं या कीटनाशी मिलते हैं। तो अब ये क्या है आपको ये बताना है बस। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है शाकनाशी। ये जो गेहूं में रोग होता है ना, उसमें गेहूं में जो खरपतवार होता है ना, उसको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या हो गया? शाकनाशी हो गया, आइसोप्रोयूरोन। इनमें से गरीब लोगों की फसल किसे कहा जाता है? तो क्या होगा 282 का आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गरीब लोगों की फसल किसे कहा जाता है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ज्वार। जो गरीब लोगों की फसल होती है वो ज्वार को कहा जाता है। यदि गरीब लोगों की फसल पूछी जाए तो ज्वार को कहा जाता है। और पूछा जाए गरीब लोगों का आधार क्या है, तो बाजरा है। ओके, गरीब लोगों की फसल ज्वार और गरीब लोगों का आधार बाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन से मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है ज्वार। भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन होता है मोटे अनाजों में, वैसे नहीं। अगर वैसे पूछा जाए तो ज्वार आंसर नहीं आएगा, सिर्फ मोटे अनाज पूछा जाए तो ही ज्वार आंसर आएगा इसका। ओके, ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन होता है। हालांकि 2016-17 में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन हुआ था, लेकिन जो नॉर्मली एवरेज देखी जाए तो ज्वार का उत्पादन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 284, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? अब मैंने आपको बताया था सबके साइंटिफिक नेम हो या वानस्पतिक नेम आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो मक्का का वानस्पतिक नेम क्या है? इसमें से क्या होगा इसका आंसर? जिया मेज, यानी कि ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज। अगर किसी को लग रहा है वो अपने आंसर्स नहीं सोच पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो एंड में अपना स्कोर बता सकता है। एंड में आप अपना स्कोर बता दीजिएगा और वीडियो को पॉज करके भी आप ऑप्शंस ध्यान से देख सकते हैं। अगर किसी को लगता है स्पीड में हो रहा है तो हाँ, एंड में अपना स्कोर टाइप करके जरूर जाइएगा, मैं वेट करती हूँ। अनाजों की रानी की उपमा किसे दी जाती है? तो इसमें से अनाजों की रानी की उपमा किसे दी जाती है? A, B, C या D? चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा मक्का। जो मक्का है उसको अनाजों की रानी की उपमा दी जाती है। 3 ऋतुओं की फसल किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए, इनमें से 3 ऋतुओं की फसल किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? मक्का।
जो मक्का है उसको 3 ऋतुओं की फसल कहा जाता है और यह भारत में 10 राज्यों में सबसे अधिक होता है। कर्नाटक है जो वो मक्का उत्पादन में पहले नंबर पर है। मेन पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको 3 ऋतुओं की फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रबी, खरीफ एवं जायद तीनों ऋतुओं में बोई जा सकती है। मक्का में व्हाइट बर्ड किसकी कमी के कारण होता है? ये एक रोग होता है जो मक्का में व्हाइट बर्ड होता है। आपको ये भी याद रखना है व्हाइट बर्ड किसका रोग होता है, तो मक्का का होता है। तो मक्का में जो ये व्हाइट बर्ड होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? इनमें से कौन से खनिज की कमी के कारण होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आंसर होगा इसका जस्ता यानी कि जिंक। जिंक की कमी के कारण मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों में से सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा किस में पाई जाती है? तो अनाजों में से सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा किस में पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाजरा। बाजरे में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है। हरित बाल एवं अर्गट बाजरा किस फसल के प्रमुख रोग हैं? तो हरित बाल एवं अर्गट बाजरा किस फसल के प्रमुख रोग हैं इनमें से? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बाजरा। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, अर्गट बाजरा लिखा हुआ है तो ये बाजरे में ही आता है, तो ये बाजरा का ही प्रमुख रोग है। इसको याद करने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, बाजरा उत्पादन में शीर्ष राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों की फसल किसे कहा जाता है? यानी कि जो सूखे हुए प्रदेश होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ की फसल किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? रागी। जो रागी होती है उसे शुष्क प्रदेशों की फसल कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जो उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश के जो सूखे हुई जगह होती है ना, सिर्फ वहीं पर होती है। तो 290 का आंसर क्या होगा? रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों में क्या संचित करने की क्षमता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस का भी क्वेश्चन है ये, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है और ये पता नहीं पेपरों में कितनी बार पूछा गया है। तो आई होप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। 291 का आंसर है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को संचित करने की क्षमता होती है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। और पीछे मैंने आपको बताया था दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:2:2। मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था आपको, एनिमल हस्बेंड्री की जो पिछली वीडियोस थी उनमें मैंने आपको करा रखा है, जो मैंने आपको 250 क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर किसी ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, साइंस में भी पढ़ते हैं सभी के सभी एनसीईआरटी की बुक में। तो इसका आंसर क्या है? राइजोबियम। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है और यही नाइट्रोजन को संचित करता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है यही बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम ही। चने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? भारत। चने का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। और हाँ, अगर भारत में पूछा जाए चने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है, तो मध्य प्रदेश आता है। ज़्यादातर जो दाल वाली चीज़ें होती है ना उनमें मध्य प्रदेश ही प्रथम स्थान पर आता है। अगर आपको ना भी पता हो तो आप मध्य प्रदेश इजीली मार्क कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश ही नंबर 1 पर आता है, चने में भी और दालों में भी ज़्यादातर। लाल चना और यहाँ पर आएगा पिजन पी। ओके, लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा अरहर। अरहर जो दाल होती है उसे लाल चना और पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उक्टा बुकनी किस फसल के रोग हैं? तो उक्टा बुकनी किस फसल के रोग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 295 का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा चना। जो उक्टा बुकनी है वो चने के रोग हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी तिलहन बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, हरियाणा सरकार ने भी तिलहन से रिलेटेड एक योजना लॉन्च की थी, तो क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा गुजरात। जो गुजरात है वो तिलहन उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। और जो मूंगफली है ना, मूंगफली
उसमें भी गुजरात प्रथम स्थान पर आता है। पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलहन पूछा जाए या मूंगफली पूछा जाए, गुजरात नंबर 1 पर आता है। मूंगफली भी तिलहन के अंदर ही आता है। ओके, कौन सा तेल धमनियों में जो एकत्रित कोलेस्ट्रॉल होता है उसको साफ करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा कौन सा तेल है जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए अच्छा होता है इनमें से? चलिए इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। इसका आंसर है सूरजमुखी। जो सूरजमुखी तेल होता है वो धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल एकत्रित हो जाता है उसको साफ करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना की उपमा किसे दी गई है इनमें से? क्या होगा इसका आंसर? कपास। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को वीडियो स्पीड में लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको पता है जूट को स्वर्ण तंतु बोला जाता है, और उसमें नंबर 1 पर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में एक बार नहीं पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया है। HSSC, SSC, रेलवे और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है जूट उत्पादन में। और पश्चिम बंगाल एक चीज में और नंबर 1 पर है, तो किस में है? चावल में। चावल में भी पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहते हैं? तो भारत का शक्कर का प्याला इनमें से किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और भारत में पहली जो चीनी मिल लगी थी ना, वो भी उत्तर प्रदेश में ही लगी थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया नाम की एक जगह है, वहां पर भारत में पहली चीनी मिल लगी थी। 1903 में लगी थी। पिछली जो एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो है उनमें मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया है। अगर किसी ने इसके अलावा जो 250 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। अगर किसी को लिंक ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांग लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आपको। चलिए थैंक यू, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा एंड में से 50 क्वेश्चंस में से, और साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, मैं हरियाणा जीके की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। उसमें मैं आपको हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर में HSC में जितने भी क्वेश्चंस बनाए आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की सीरीज कराती हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।